हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो यस्टरडे हमने बात की थी एक पेनी स्टॉक की, और आज भी हम एक और पेनी स्टॉक के बारे में बात करने जाते हैं। सो फ्रेंड्स, जब भी पेनी स्टॉक की बात आती है तो हम ऐसा हमेशा सोचते हैं कि ये तो 1 रुपये में मिल रहा है, 2 रुपये में मिल रहा है, 10 रुपये में मिल रहा है, तो क्या हम 1000, 2000, 5000 क्वांटिटीज़ की खरीद लें। सो पैसा अगर जाएगा भी तो कितना जाएगा। लेकिन क्या ये सही अप्रोच है? तो बिल्कुल भी नहीं। कोई भी स्टॉक अगर पेनी स्टॉक है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसमें बाय करें, या हर एक पेनी स्टॉक जिसमें हम परचेज़ करते हैं, वो हमें कुछ अच्छा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है। तो हमें केयरफुल होके ऐसे पेनी स्टॉक्स को सिलेक्ट करना चाहिए, जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल होता है और जिससे हमें आने वाले फ्यूचर में रिटर्न्स मिलने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। तो आज का जो स्टॉक हम एनालाइज करने जा रहे हैं, वो महज 9 रुपये 10 पैसे में मिल रहा है। आप अगर उसके चार्ट पैटर्न की तरफ देखोगे, तो आप पिछले अगर 1 साल में देखोगे, तो कहीं ना कहीं ये आपको एक 8 रुपये से लेके 10 रुपये की रेंज में दिख रहा है। इसका अगर लोएस्ट पॉइंट देखें तो 4.6 तक भी गया था, और हायर साइड पे ये 11.6 तक भी गया था। अगर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 855 करोड़ का है। 500 करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशियो अगर देखें तो ये 31 का दिखा रहा है। सो कहीं ना कहीं इसका वैल्यूएशन तो सही लग रहा है। अगर इसके लेटेस्ट क्वार्टरली फाइनेंशियल की तरफ अगर नज़र डालें, तो आपको रेवेन्यू में 16.4% का ग्रोथ होते हुए दिखेगा। नेट इनकम जो है इसका, इसमें 13.7% का ग्रोथ हुआ है। तो फंडामेंटली अगर देखने जाए, तो स्टॉक हमें स्ट्रांग तो लग रहा है। लेकिन जो बाकी पैरामीटर्स रहते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखे थे, हम उन सारे पैरामीटर्स को भी यहाँ पे कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि हमें ये स्टॉक फंडामेंटली कितना स्ट्रांग लग रहा है। तो चलिए इसके रेवेन्यू चार्ट की तरफ ध्यान देते हैं। तो पिछले अगर 5 साल के, या इसके एक रेवेन्यू पैटर्न को देखें पिछले 10 साल के, तो आप देखिए 2014 में इसका रेवेन्यू 151 करोड़ था, जो कि अभी 224 करोड़ दिख रहा है। तो हमें एक अच्छा खासा जंप यहाँ पे देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं अगर आप पिछले 5-6 साल में भी ध्यान दो, तो आपको दिखेगा कि जो रेवेन्यू है वो 40 करोड़ के आसपास ग्रोथ हुआ है। तो इसका रेवेन्यू हमें अच्छा खासा ग्रो होते हुए तो दिख रहा है। साथ ही साथ इसके अगर प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ भी ध्यान दें, तो हमें कहीं न कहीं ये जंप प्रॉफिट में भी सेम स्टोरी रिपीट होती हुई दिख रही है। तो जो 9 करोड़ का प्रॉफिट इसका 2014 में था, वो ऑलरेडी 20 करोड़ तक जा पहुँचा है। और अगर पिछले 5-6 साल देखें, तो इसका प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। सो दोस्तों, हम इस बारे में भी बात करेंगे कि ये कंपनी आखिर करती क्या है, ये कौन से सेक्टर को बिलोंग करती है। जिस सेक्टर को ये बिलोंग करती है, उसमें ग्रोथ पोटेंशियल है क्या। सो ये चीज़ें रहती है जो आपको एक डिसाइडिंग फैक्टर रहती है कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से स्टॉक में नहीं करना चाहिए। और जो हम बार बार सजेस्ट करते आ रहे हैं कि आप अगर कोई भी स्टॉक सिलेक्शन, उसके फंडामेंटल्स, उसके टेक्निकल चार्ट, वो कंपनी करती क्या है, इन पैरामीटर्स को देख के करते हो, तो भले ही आपको शॉर्ट टर्म में रिटर्न नहीं मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डेट टू इक्विटी रेशियो की तरफ। सो इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो करंटली दिख रहा है, वो 0.3 का है। तो डेट की वजह से फेल्यूर के चांसेस बहुत कम है। डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है? तो अगर सिंपल टर्म्स में बोले, तो ये डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए। लेकिन क्या ये सारी कंपनीज़ को अप्लाई होता है? तो ऐसा नहीं है। कुछ कंपनीज़ एक्सेप्शनल रहती है, जिनमें हम डेट टू इक्विटी कंसीडर नहीं करते। लेकिन इस स्टॉक की अगर बात करें, तो यहाँ पे डेट हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये कोई कंसर्निंग फैक्टर अभी तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें डेट टू इक्विटी रेशियो अभी भी 0.3% ही है। आगे चल के इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ ध्यान देते हैं। तो इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी आप देख सकते हो कि सेल्स इसका बढ़ रहा है। सो 151 करोड़ से 224 करोड़ तक आ चुका है। इसका नेट प्रॉफिट अगर हम लोग देखें, तो वो दुगना हो चुका है। पिछले अगर 5-6 साल भी देखें, तो इसमें भी प्रॉफिट का ग्रोथ हमें होते हुए दिख रहा है। इंटरेस्ट का बर्डन आप देख सकते हो, ज़्यादा नहीं है। जो इसका ईबिट है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, वो भी आपको एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रहा है।
सो ड्रास्टिकली इसके फाइनेंशियल में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई है, बट फिर भी अगर इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखें तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी ग्रो करते हुए दिखाई दे रही है, सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, डेट टू इक्विटी रेशियो अंडर कंट्रोल है। तो ये एक पॉजिटिव साइंस रहते हैं हमारे लिए कि क्या इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा सकता है। सो आगे बढ़ते हैं और इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। सो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में आपको पिछली बार भी बताया था। सो फर्स्ट थिंग हम देखते हैं कि क्या ये कंपनी इसके ऑपरेशन से कैश जनरेट कर रहा है, जो कि रिप्रेजेंट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंसिस्टेंटली जितने भी साल के फाइनेंशियल्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, वो सारे फाइनेंशियल्स में आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से पॉजिटिव कैश जनरेट होते हुए दिखेगा। एक और चीज़ जो यहाँ पे नोटिस करने जैसी है वो ये है कि कंपनी जो कैश जनरेट कर रही है वो उसका क्या कर रही है। क्या वो डिविडेंड दे रही है? नहीं। तो ये कंपनी उसी कैश को री इन्वेस्ट कर रही है उनका बिजनेस ग्रोथ करने में। सो आप देख सकते हो कि इस साल में इसने 44 करोड़ री इन्वेस्ट किया है ग्रोथ कर बिजनेस ग्रो करने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ जो डेट हमने देखा था वो हमें यहाँ पे दिख रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से, और वो भी कहीं ना कहीं हमें बिजनेस में इन्वेस्ट होते हुए दिख रहा है। सो इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हमें पॉजिटिव ही साइन इंडिकेट कर रहा है। आगे जाके हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ भी ध्यान देंगे। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम क्या देखते हैं, तो पहली बात कि प्रमोटर्स कितने हैं, क्या प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स की प्लेजिंग करा रखी है, इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का स्टेक है क्या। सो यही पैरामीटर रहते हैं जो हमें देखने रहते हैं। अगर इस कंपनी में देखें तो आपको दिखेगा कि जो प्रमोटर्स और जो पब्लिक का होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट सेम है। सो 50% प्रमोटर का स्टेक है और 50% पब्लिक के पास है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर स्टॉक में नहीं दिख रहे हैं, जो जो कि एक नोटिस करने जैसा फैक्टर है। प्रमोटर शेयर होल्डिंग की अगर बात करें तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग ने अपने शेयर्स की बिल्कुल प्लेजिंग नहीं करा के रखी है। प्लेजिंग आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ना होना एक कंसर्निंग फैक्टर डेफिनेटली है। तो ऐसा क्या है इस कंपनी में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। सो देखिए दोस्तों, जैसे कंपनी ग्रो होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचती है, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उसमें इंटरेस्ट लेना चालू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं है तो हमें स्टॉक में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन हमें इसमें कितना इन्वेस्ट करना है, तो हमें अपने पोर्टफोलियो का ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4 या 5% से ज़्यादा इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। हमें इसमें बल्क बाइंग नहीं करनी है, हमें इतना ज़्यादा स्टेक इसमें नहीं लगाना है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि स्टॉक में अगर हमें आने वाले टाइम में फ्लक्चुएशन दिखाई देता भी है, तो आज जो 9 रुपये 10 पैसे का स्टॉक है, कल को वो अगर गिर के 8.5 8 रुपये का हो जाता है, तो क्या हमारी एनालिसिस गलत है? क्या हमने गलत डिसीजन लिया है? तो बिल्कुल भी नहीं। स्टॉक मार्केट में भले वो कोई भी स्टॉक हो, फंडामेंटली स्ट्रांग हो, टेक्निकली स्ट्रांग हो, ब्लू चिप कंपनीज का हो, निफ्टी 50 में से जो कंपनीज है उनका हो, जो इसमें प्राइजेस में फ्लक्चुएशन अप एंड डाउन ये सब आते ही रहते हैं। तो हमें ये देखना है कि हम जिस पॉइंट पे एंट्री ले रहे हैं और वो स्टॉक बाय कर रहे हैं, क्या वो ओवरबॉट ज़ोन में है? क्या उसका वैल्यूएशन ठीक है? क्या वो कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है? क्या हमने टेक्निकल एनालिसिस थोड़ी बहुत की है? क्या हमने देखा है कि वो कंपनी करती क्या है? सो ये सब एनालाइज़ करने के बाद हम अगर इन्वेस्ट करते हैं और हमें एक रिवर्सिंग ट्रेंड देखने को अगर मिलता भी है, अगर हमारे इन्वेस्टमेंट करने के बाद स्टॉक प्राइसेस अगर 5%, 10%, 15 या 20% भी गिर जाते हैं, तो भी कोई कंसर्निंग फैक्टर नहीं रहता, जब तक कि हम लॉन्ग टर्म विज़न लेके चलते हैं और उस कंपनी में अपनी होल्डिंग थोड़े टाइम के लिए रखने का प्लान करके आते हैं। तो आखिर में हम लोग इस स्टॉक का नाम जान लेते हैं और ये भी देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। सो द कंपनी का नाम है सिनकॉम फॉर्मुलेशंस, और ये कंपनी मेनली एंगेज्ड है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में। सो इनके अगर प्रोडक्ट देखें तो उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे मेडिसिन, बहुत सारे ऑइंटमेंट, लिक्विड, सिरप, ये सारी कंपनीज बनाती है। इनमें से कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम यूज़ भी करते हैं। कुछ कुछ नाम आपने इसमें से सुने रहेंगे, कुछ नाम आपने नहीं सुने रहेंगे, कभी आपने ये मेडिसिन्स लिए रहेंगे या कभी नहीं लिए रहेंगे। लेकिन इनका जो इंडस्ट्री है, बेसिकली फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, वो अपने में
एक ऐसे पॉइंट पे है जहाँ पे इसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है आने वाले टाइम में। सो कंपनी प्रॉमिसिंग है, उसके फंडामेंटल स्ट्रांग है, जिस इंडस्ट्री को ये बिलोंग करती है उसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। सो ये सारी पॉजिटिव साइंस है, और ये हमें डेफिनेटली ये इंडिकेट करती है कि हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। सो जैसे कि मैंने कहा था कि हम पेनी स्टॉक्स आपको बता रहे हैं, पिछले वीडियो में भी बताया था, इस बार भी बता रहे हैं। सो हमारा आइडिया ये है कि हम आपको ये बताएं कि पेनी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करना भी है तो हमें क्या स्ट्रैटेजी लेके चलनी है, हमें कैसे कंपनीज को सिलेक्ट करना है कि कौन से पेनी स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना है, और अगर इन्वेस्ट कर भी रहे हैं तो विजन क्या होना चाहिए, हमें कितना पैसा उसमें लगाना चाहिए, और अगर कुछ नेगेटिव साइंस दिखते भी है हमारे इन्वेस्ट करने के बाद, अगर शेयर प्राइसेस ड्रॉप भी होते हैं, तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। बस इतनी सी बातें रहती है, अगर हम इनका ध्यान दें, एक एक स्ट्रैटेजी बना के अगर उसको फॉलो करें, तो यकीन मानिएगा हम डेफिनेटली उस 5-10% कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स में आ सकते हैं जो कि प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर रहते हैं। सो वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। हम और भी नए नए वीडियोस आप तक लेके आते रहेंगे। जिन्होंने भी हमारा प्रीवियस वीडियो वॉच किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, उनको थैंक यू। एंड हम ये आशा करते हैं कि आप सब लोग भी ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।